नमस्कार, हेलो। स्वागत है हिंदी घराना पे आप सभी का। और आज है किताब पे चर्चा हमारे पास। हाँ, और थोड़े थके हुए हाँ, पर हाँ, ना हारे हुए हाँ, हम तो आए हैं। आज चर्चा करेंगे एक हिंदी का उपन्यास है। हम्म। वैसे लिखा गया था ओरिजिनली ये बंगाली में, हम्म। पर ट्रांसलेटेड है, फिंगर पॉइंट से छपा है, फिंगरप्रिंट हिंदी से फिंगरप्रिंट। छपा है। गोरा, उपन्यास का नाम है गोरा। हम्म। उपन्यास नोवेल का ही हिंदी हाँ, हिंदी वो में है, हिंदी में उपन्यास कहते हैं। नोवेल को उपन्यास कहते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक उपन्यास गोरा, हम्म। उस पर चर्चा करेंगे। सीधा शुरू ही करते हैं। हाँ, ये मैंने पढ़ा नहीं है, ये सिर्फ आदित्य ने पढ़ा है। हाँ, पर बातचीत कर सकते हैं। बट ये डिजर्व करता है ये किताब पूरी एक एपिसोड है। तो इस किताब के कवर पे जो बात लिखी है मैं उसको पढ़ने से शुरू करता हूँ। हम्म। धार्मिक सहिष्णुता, हम्म। असहिष्णुता और राष्ट्रवाद की श्वेत श्याम छवि के बीच उभरते प्रेम के पागलपन में राष्ट्रीय गौरव की एक अद्भुत कथा। वो वर्ड क्या, पहला जो वर्ड था? सहिष्णुता, हाँ, इसका मतलब क्या होता है? टॉलरेंस, टॉलरेंस और इंटॉलरेंस। असहिष्णुता और इनटॉलरेंस। अच्छा, तो इन दोनों के बीच में झूलता हुआ हाँ, तो इस धार्मिक टॉलरेंस हाँ, और और इंटॉलरेंस और रिलीजियस इनटॉलरेंस के बीच में और ब्लैक एंड व्हाइट में और राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की श्वेत श्याम छवि के बीच, ब्लैक एंड व्हाइट में उभरते प्रेम के पागलपन में राष्ट्रीय गौरव की एक अद्भुत कथा। ये लिखा है किसी ने ये, या फिर मतलब इस ये ऐसे कवर पे लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, अच्छा, आमतौर पे ये रिव्यू होते हैं किसी के? मुझे लगता है कि ये संपादक ने ही लिखा होगा, एडिटर ने। हाँ, क्योंकि संपादक ने एक कुछ दो शब्द भी लिखे हैं इस पुस्तक के बारे में। अच्छा। हाँ, हाँ, हो सकता है। तो हाँ, अच्छा लिखा तो संपादक तो ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा है नॉवल को। बहुत दो शब्दों में हाँ। सब कुछ डाल दिया है। हाँ। ये बताता है कि कितने मंझे हुए और कितने पढ़े हुए लोग हैं ये। तो ये है गोरा। एक संपादक के दो शब्द से शुरू करते हैं। संपादक जो इस पुस्तक के बारे में लिखते हैं: धर्मपरायण पिता कृष्ण दयाल और उदार मना माता आनंदमयी की संतान के रूप में गौर मोहन चहुं और हिंदू धर्म की पताका फहराने के लिए मतवाला रहता है। ठीक है। प्रखर विचारक, गौर वर्ण और सशक्त सुडौल देह यष्टि के कारण वह अपनी मित्र मंडली का नायक है। उसके एक आह्वान पे मित्र वर्ग हिंदू धर्म के लिए रक्त की नदियां बहाने के लिए उद्यत हो उठता है। बहुत बढ़िया। किंतु अचानक एक दिन पता चलता है कि गौर मोहन का धर्म हिंदू है ही नहीं। अच्छा। रविंद्रनाथ टैगोर ने गोरा में इस आकस्मिक उत्पन्न हुई स्थिति का निरूपण कुछ इस प्रकार किया है। अब एक छोटा सा सेगमेंट है बातचीत का, हाँ, वो मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, मतलब ये किताब का पार्ट है? किताब का पार्ट है और इन्होंने अपने उसमें दो शब्दों में लिखा है। हाँ, एडिटर ने। इसको पढ़ने के पहले, आनंदमयी गोरा की माँ है, ठीक है, और गोरा इस किताब का नायक है। हाँ, मेन कैरेक्टर है। किताब का नाम ही है गोरा। और स्टार्टिंग में जो भी समझ आ रहा है कि बहुत रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है वो, मतलब अपनी जान भी दे सकता है वो भारतवर्ष के लिए और हिंदू धर्म के लिए। अच्छा, ठीक है, एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं करेगा वो अपना गला काट देने में धर्म और देश के लिए। ऐसा कैरेक्टर है गोरा। उसका पूरा नाम है गौर मोहन। गौर मोहन। तो एक दिन उसे पता चलता है कि उसने पूरी जिंदगी जिस विश्वास में बिताया कि वो हिंदू है, एक दिन पता चलता है कि वो हिंदू है ही नहीं। तो क्या है मतलब? वो उसी पार्ट को पढ़ता हूं मैं अभी कि आनंदमयी की ओर देखकर गोरा बोला, माँ तुम बताओ बात क्या है, क्या मुझे श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है? इसके पिता कह रहे होते हैं कि गोरा तू मेरा श्राद्ध नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हिंदू नहीं है। अच्छा। और गोरा को ये बात अब तक नहीं पता है कि वो हिंदू नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप तो जानते हैं कि वो हिंदू नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो गोरा पूछता है कि तुम बताओ क्या मुझे श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है? अब तक आनंदमयी सिर झुकाए हुए स्तब्ध बैठी थीं। गोरा का प्रश्न सुनकर सिर उठाकर उन्होंने गोरा के चेहरे पर नजर टिकाते हुए कहा, नहीं बेटा। चकित होकर गोरा ने पूछा, मैं उनका पुत्र भी नहीं हूं? आनंदमयी ने कहा, नहीं। ज्वालामुखी से निकले लावे की तरह गोरा के मुंह से निकला, माँ तुम मेरी माँ नहीं हो? आनंदमयी की छाती फटने लगी। बिना आंसुओं के रोते हुए उन्होंने कहा, बेटा गोरा, तू मुझ पुत्रहीन का पुत्र है। तू तो अपने पेट के लड़के से भी कहीं अधिक है बेटा मेरे लिए। गोरा ने कृष्ण दयाल के चेहरे की ओर देखते हुए पूछा,
तब मुझे तुम लोगों ने कहाँ पाया। अब वो समझ ही चुका था कि मैं इनका बेटा नहीं हूँ, हाँ। तो उसने पूछा कि मुझे कहाँ पाया। ठीक है। कृष्णदयाल ने कहा तब गदर था, हम लोग इटावा में रहते थे। 1857 की बातें हो रही हैं क्या? हो सकता है। हाँ, उसे गदर के तुम्हारी माँ ने सिपाहियों के डर से भागकर रात को हमारे यहाँ आकर शरण ली थी। ठीक है। तुम्हारे बाप उससे पहले दिन की ही लड़ाई में मारे गए थे। बस इतना ही सेगमेंट है। आगे संपादक लिखते हैं कि गोरा में सामाजिक संकीर्णता, धार्मिक विद्वेष और अस्पृश्यता पर गंभीर प्रहार किए गए हैं। गंभीर प्रहार। हाँ, ये वाकई। तो ये कहानी जो मुझे समझ आ रहा है अभी तक, गौरा ऐसी कहानी है कि एक लड़का है, उसके बहुत जटिल विश्वास है, बिल्कुल पत्थर जैसे हैं, पत्थर जैसे, और वो टूट जाते हैं और अब उसका रिकंस्ट्रक्शन होता है और मतलब सेल्फ डिस्कवरी है गोरा की कि मैं क्या हूँ। हाँ। और अब मैं कैसे अडेप्ट करूंगा इस लाइफ में आगे। सिर्फ गोरा की सेल्फ डिस्कवरी नहीं है। अच्छा। एक और नायक है इस कहानी का। अच्छा। उसको नायक नहीं कह सकते। अच्छा। वो शैडो है नायक का। अच्छा। उसका नाम है विनय। विनय परम मित्र है गोरा का, बचपन के लंगोटिया यार हैं दोनों। तो विनय की भी सेल्फ डिस्कवरी है, सिर्फ गोरा की नहीं है। अच्छा। दोनों खुद को खोजते हैं, ढूंढते हैं। दोनों के विचार अलग हैं, दोनों के मत अलग हैं, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये अच्छा, तो दोनों पैरेलली आगे चले, पैरेलली साथ चलते हैं दोनों, और दोनों विश्वास एक जैसे ही हैं दोनों के? नहीं, अपोजिट भी नहीं है। विनय बीच में है, कहीं कंफ्यूज्ड है। विनय कंफ्यूज्ड है। हाँ। अच्छा। विनय को क्लियर नहीं है कि वो क्या है, वो क्या मानता है, वो क्या जानता है। वो बस गोरा से प्रभावित है। वो बस गोरा की बातों को ही सुनता है और उसी को समझ के आगे बढ़ता है। उसका कुछ अपना स्टैंड नहीं है। अच्छा। है भी अगर, तो कहीं भीतर दबा हुआ है, क्लियर नहीं है। अगर इसे गोविंदा की फिल्मों की टर्मिनोलॉजी में बोले, हाँ, तो गौरा गोविंदा है, राजा भैया हैं, हाँ, राजा बाबू हैं, और विनय शक्ति कपूर है। हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो ऐसा ही है, पर धीरे धीरे विनय इन चीजों से मुक्त होता है। अच्छा। गोरा के डोमिनेंस से, हाँ, गोरा की विचारधारा से, और उसकी अपनी एक समझ बिल्ड होती है। अच्छा। और फिर उस समझ से गोरा के समझ का बहुत भारी टकराव देखने को मिलता है किताब में। अच्छा। वो जो नई समझ विनय के अंदर पनपती है और गोरा की समझ में बहुत भारी टकराव है, और धीरे 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 गोरा भी मोल्ड होता है। अच्छा। और खुद वो भी समझता है। और हाँ, जिस दिन ये विश्वास उसका टूटता है कि वो हिंदू नहीं है, उस दिन वो मुक्त हो जाता है इन सारे विश्वासों से। अच्छा। और वो फ्री हो जाता है। अब उसके लिए कोई धर्म कुछ नहीं, अब उसके लिए सब अपने हैं। पर मैंने पढ़ी नहीं है क्योंकि, हाँ, तो ये मुश्किल नहीं होगा काफी, ये एक्सेप्टेंस लाना कि अरे जिस बिलीव को मैं इतने सालों से पाल के बैठा था, वो एक्चुअली मैं हूँ, वो वही मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे वही लोग, अगर इन्हें ये बात पता चल जाए तो। आम लोगों के लिए, हाँ, ये मुश्किल होगा। अच्छा। पर गोरा का जो कैरेक्टर है, हाँ, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा। वो एक ही सेकंड में अपने सारे विश्वासों को बदल सकता है, तोड़ मरोड़ सकता है, कंप्लीटली चेंज हो सकता है। वो आदमी नहीं है। इस किताब में एक जगह जिक्र है कि वो साधारण पुरुष नहीं है। ऐसा लग रहा है जो असुर में विलन वो बच्चे नहीं है, वो गोरा पे बेस्ड है। हाँ, असाधारण है गोरा। गोरा किसी मामले में साधारण नहीं है। अच्छा। तुम इस किताब को पढ़ते हुए गोरा के भक्त हो जाओगे, कोई भी जो पढ़ेगा। ठीक है। ये जानते हुए भी कि गोरा का बिलीफ थोड़ा सा सुपरस्टिशियस है, फिर भी तुम, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर बिल्ड है ना, जो बिल्ड किया इन्होंने, तुम्हें लगेगा कि यार ऐसा इंसान होता है क्या रियली, तो गोरा ऐसा है, तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। मैं अब बता, आगे चर्चा होगी कि वो किस हद तक जाता है अपने विश्वास को कायम रखने के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन था गोरा का। और इस किताब की एक खास बात है, अच्छा, कि टैगोर साहब जैसे किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना, बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से स्टार्ट करते हैं। बात पे आने से पहले वो वहाँ का माहौल बताते हैं। हर चैप्टर से पहले? कुछ चैप्टर्स से पहले। अच्छा। तो जैसे पहले ही चैप्टर कैसे शुरू होता है कि श्रावण मास की सुबह है, और कमाल ये है कि श्रावण ही चल रहा है अभी, जब हम बात कर रहे हैं तो श्रावण मास की सुबह है, बादल बरस कर छंट चुके हैं, और निखरी हुई चटक धूप से कलकत्ता का आकाश चमक उठा है। ठीक है। सड़कों पर घोड़ा गाड़ियां लगातार दौड़ रही हैं। फेरी वाले रुक रुक कर पुकार रहे हैं। जिन्हें दफ्तर, कॉलेज, अदालत जाना है, उनके लिए घर घर मछली भात और रोटी तैयार की जा रही है। अच्छा।
रसोइयों में अंगीठी जलाने का धुआं उठ रहा है, किंतु तब भी इस इतने बड़े पाषाण हृदय कामकाजी शहर कलकत्ता की सैकड़ों सड़कों गलियों के भीतर स्वर्ण रश्मियां आज मानो एक अपूर्व यौवन का प्रवाह लिए मचल रही हैं। स्वर्ण रश्मियां यानी रेज ऑफ लाइट। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ सुबह सुबह का टाइम, गोल्डन सनलाइट, हाँ गोल्डन रेज, हाँ सन। क्या बात है। तो ये तो अच्छा मतलब उन्होंने क्या कहते हैं मूड सेट कर दिया कि मूड सेट कर दिया कि हाँ कलकत्ता है, सुबह का टाइम है, बारिश अभी भी हुई है, ताजी हवा है, आसमान में ठंडी, हाँ लोग काम पे जा रहे हैं, घोड़ा गाड़ियां चल रही हैं, सब्जी वाले सब्जी बेच रहे हैं, घरों घरों में मछली भात बन रहा है, सब कुछ डिफाइन कर दिया, मतलब कैसा एक। और अब कहानी वापस अब कहानी शुरू करेंगे वो। अच्छा। और कहानी शुरू होती है विनय के नाम से। अच्छा हाँ, तो विनय के नाम से। तो ये था, ये कुछ मुझे जो अच्छा लगा कि कैसे टैगोर साहब का शुरू करने का तरीका कैसा है। अब सीधा आते हैं हम गोरा के इंट्रोडक्शन पे, और ये बहुत भारी होने वाला है। अच्छा। जैसे उन्होंने गोरा को एक्सप्लेन किया है ना, गोरा का जो, तो गोरा को जैसे एक्सप्लेन करते हैं वो, अच्छा, गोरा को एक्सप्लेन करने से पहले वो ये बता रहे हैं कि विनय और गोरा अक्सर छत पे बैठ के सभा लगाते हैं। अरे वाह, तर्कों की सभा। अच्छा। एक से एक तर्क देते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का तर्क काटते हैं, चर्चाएं करते हैं, डिबेट करते हैं, घंटों रात बीत जाती है। हाँ, बढ़िया, यही तरीका होना चाहिए। तो ऐसे सभा, तो शुरुआत ऐसे करते हैं कि सभापति का नाम है गौरमोहन। हाँ, गोरा सभापति जो हेड है। हाँ, हेड है। सभापति का नाम है गोरा या गौरमोहन। जान पहचान के लोग उसे गोरा कहकर बुलाते हैं। वह मानो बेतहाशा बढ़ता हुआ आसपास के लोगों से ऊपर उठ गया है। उसके कॉलेज के पंडित जी उसे रजतगिरी कहकर पुकारते हैं। रजतगिरी यानी, रजत यानी सिल्वर और गिरी यानी माउंटेन, सिल्वर माउंटेन। उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ऐसा लगता है कि चट्टान है, पहाड़ है देखने में। सिल्वर माउंटेन शायद बर्फ के माउंटेन को भी कहते हैं ना, हो सकता है। हाँ। वैसे सिल्वर माउंटेन असली पहाड़ है। रजतगिरी भारत में एक पहाड़ का नाम है वाकई। अच्छा। मुझे पता नहीं वो किस शहर में है। कोई शहर है जिसको सिटी ऑफ 7 हिल्स कहते हैं, उसमें से एक रजतगिरी है। अच्छा, हाँ तो अच्छा, ठीक है। तो कोई शहर है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि वो एग्जैक्टली कौन सा शहर है, शायद साउथ की तरफ है वो। ठीक है। अच्छा, फिर ठीक है। ऊटी तो नहीं है? ऊटी नहीं है। अगर मैं वाइल्ड गेस करूं तो कर्नाटक में कोई प्लेस है। अच्छा। हाँ, मैंने पढ़ा था बहुत पहले कि सिटी ऑफ 7 हिल्स ऐसे करके। जनरल नॉलेज पढ़ता था जब मैं जीके तो मैंने पढ़ा था कि सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ टेम्पल्स, वैसे सिटी ऑफ 7 हिल्स। तो रजतगिरी वहाँ एक वाकई एक पहाड़ है। सिटी ऑफ लेक भोपाल को कहते हैं ना? हाँ, ठीक, भोपाल को कहते हैं। कभी कभी उदयपुर को भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, उदयपुर वाले उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, भोपाल वाले भोपाल को कहते हैं, क्योंकि वहाँ भी पर्याप्त लेक्स हैं। तो हाँ, वह मानो बेतहाशा बढ़ता हुआ आसपास के लोगों से ऊपर उठ गया है। उसके कॉलेज के पंडित जी उसे रजतगिरी कहकर पुकारते हैं। उसकी देह का रंग बहुत ही उग्र रूप से गोरा चिट्टा है। उसे मुलायम करने वाली तनिक सी मात्रा भी उसमें नहीं है। अच्छा, इतना गोरा है कि कोई बिल्कुल वाइट है, एकदम वाइट है। हाँ, अच्छा। तनिक सी मात्रा भी उसमें नहीं है। करीब करीब 6 फुट लंबा, डील चौड़ी काठी मानो बाघ के पंजे की तरह। अच्छा। गले का स्वर ऐसा भारी और गंभीर कि एकाएक सुनने पर लोग चौंक कर पूछते थे कि ये क्या है, ये क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ये कौन गरज रहा है। उसके चेहरे की गठन भी अनावश्यक रूप से बड़ी और अतिरिक्त कठोर है। गाल और ठोड़ी का उभार मानो दुर्ग द्वार के दृढ़ अर्गला की भांति आंखों के ऊपर भौहें हैं ही नहीं, और वहां के माथा कानों की ओर फैलता जा रहा है। अच्छा। कानों की ओर फैलता जा रहा है। होंठ पतले और दबे हुए, उनके ऊपर नाक मानो तलवार की तरह उठी हुई है। आंखें छोटी किंतु तीक्ष्ण। उसकी दृष्टि मानो तीर की धार की तरह दूर अदृश्य में अपना लक्ष्य तार रही हो और चोट कर रही हो। अच्छा। देखने पर गौरमोहन को सुंदर नहीं कहा जा सकता, किंतु उसे देखे बिना रहा भी नहीं जा सकता। क्या बात है। लोगों के बीच होने पर दृष्टि बरबस उसकी ओर खींची चली जाती है। तुम उसे बिना देखे तो नहीं रोक सकते। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि गोरा अंग्रेज है, ब्रिटिशर है। बहुत सही लग रहा है, क्योंकि गोरा को इसमें क्रिस्तानी भी कहा गया है। अच्छा, क्रिश्चियन, क्रिस्तानी। ये जब इसका एक्सप्लेनेशन है, छोटे होठ लंबी नाक,
तो ये सब ब्रिटिश एकदम। इनफैक्ट जब ये शुरू होता है ना तो गोरा के पहले पेज पे क्या लिखा है कि गोरा ब्रैकेट में लिखा है क्रिश्चियन है। हाँ, गोरा से गौर मोहन ब्रैकेट में लिखा है कर्मकांडी ब्राह्मण। तो गोरा से गौर मोहन और पुनः गौर मोहन से गोरा बने एक अद्भुत चरित्र की चर्चित कथा। तो गोरा अच्छा ऐसा ही है कुछ। तो ये गोरा है। हाँ ठीक है, पर ये बहुत कम देखा जाए। सिर्फ देखो बहुत सारे राइटर अपने कैरेक्टर्स को छोटे छोटे वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं कि बस ऐसी आंखें हैं, ऐसा ये है, ये है, खत्म। पर टैगोर जी ने एटलीस्ट 2 पैराग्राफ बड़े बड़े और सिर्फ डील लॉल वजन और माथा कैसा है और आंखें कैसी हैं उसको एक्सप्लेन करने में लगाया है, ताकि शायद हमें भी हमारे दिमाग में इमेज बने। हाँ, और शायद हम भी अट्रैक्ट हो, गोरा प्रभावित हो जाते हैं भाई। पहले पन्ने से गोरा से प्रभावित हो जाते हैं। हमें क्योंकि जब इमेज बन गई एक बार गोरा की कि कैसा दिखता है, कैसा सब कुछ है, तब गोरा जो भी बोलेगा और करेगा उसका हमें प्रभाव पड़े। हाँ, ऐसा आदमी दिखने वाला, गोरा बोल रहा है, एक पहाड़ जैसा दिखने वाला आदमी और बादल के गर्जन सी आवाज में कुछ बोल रहा हो तो कितना प्रभावशाली होगा। हाँ, ऐसा ही कुछ है। नीचे विनय का भी छोटा सा इंट्रो है। अच्छा, कि गौर मोहन का मित्र विनय साधारण बंगाली, पढ़े लिखे भद्रजन की तरह नम्र किंतु तेजस्वी है, तेजस स्वभाव की सुकुमारता और बुद्धि की प्रखरता के मेल ने उसके चेहरे को एक विशेष कांति दे दी है। कांति, तेज। ठीक है। कॉलेज में वह बराबर अच्छे नंबर और वृत्ति पाता रहा है। किसी तरह भी गोरा उसके साथ नहीं चल सका। गोरा कॉलेज में पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं जितना विनय है। विनय हमेशा टॉप करता है, हमेशा टॉप करता है विनय। ठीक है। पाठ्य विषयों की ओर गोरा की वैसी रुचि है भी नहीं। अच्छा। वह विनय की भांति बात को ना तो जल्दी समझ सकता था न याद रख पाता था। विनय मानो उसका वाहन बनकर उसे अपने पीछे पीछे कॉलेज की कई परीक्षाओं को पार खींचता लेके चला गया। अच्छा, विनय ही पास कराता था। अच्छा, तो मतलब ऐसा कुछ है कि गोरा फिलॉसफी और इंटेलेक्चुअल ज्यादा है, बट पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई के मामले में तेज है विनय, पढ़ने में लिखने में। पर विनय शायद इंटेलेक्चुअली इतना रिच नहीं है जितना गोरा है। अच्छा। गोरा की जो थिंकिंग है उसका कोई मैच नहीं है। वो जब सोचता है तो मतलब ऐसा लगता है कि ये आदमी नहीं सोच सकता ऐसा। तो ये है विनय। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप गोरा के बारे में? ये भी कुछ कह दे। अब भागो। तो मैंने ना इस किताब को पढ़ने के बाद पीछे लिखा था सबसे कि मैं इस किताब को पढ़कर तृप्त और धन्य हो गया, कि मेरा अपना रिव्यू था। तो अच्छा, ये तूने मैंने लिखा है कि मैं इस किताब को पढ़कर तृप्त और धन्य हो गया। अभी ना एक गोरा और विनय की बातचीत चल रही है। मैं सिर्फ ये तो हम अब किताब के कुछ एक्सर्ट्स किताब ही के कुछ एक्सर्ट्स पढ़ेंगे। इससे ये साफ हो जाएगा कि किताब की रूपरेखा क्या है, किताब क्या कहना चाहती है। तो अभी गोरा और विनय के बीच की एक बातचीत का एक छोटा सा अंश में पढ़ना चाहूंगा। गोरा कहता है कि यह जहां हम पढ़ते सुनते हैं, नौकरी की उम्मीदवारी में घूमते फिरते हैं, 10 से 5 बजे तक की मुर्दा बेगारी की तरह न जाने क्या करते रहते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस जादू के बने भारतवर्ष को ही हम सच माने बैठे हैं। ठीक है। इसलिए कोटिशः लोग झूठे मान को मान, झूठे कर्म को कर्म समझकर पागलों से दिन रात भटक रहे हैं। इस मरीचिका के जाल से किसी भी तरह से क्या हम छुटकारा पा सकते हैं? इसलिए हम रोज सूख सूख कर मरते जा रहे हैं। एक सच्चा भारतवर्ष है, परिपूर्ण भारतवर्ष। उस पर स्थिर हुए बिना हम लोग न बुद्धि से न हृदय से सच्चा जीवन रस खींच सकेंगे। अच्छा। इसलिए कहता हूं, अन्य सब भूलकर डिग्रियों की विद्या, किताब की माया, नोच खसोट के लालच, सबकी पुकार अनसुनी करके उसी बंदरगाह की ओर जहाज को ले जाना होगा। फिर चाहे डूबे तो डूबे, मरे तो मरे। असली भारतवर्ष की तरफ जाने को कह रहा है कि ये जो बाहरी संस्कृति है ना, 9 to 5 जॉब करो और इसी में खुश रहो, अपना जीवन चलाते रहो, सब कुछ अपने बारे में सोचो। इंडिविजुअलिज्म। हाँ,
कह रहा है कि इससे मुक्त होकर हमको जो भारत असली भारतवर्ष है उसकी तरफ बढ़ना होगा, चाहे इस प्रक्रिया में। गोरा कह रहा है, ऐसे विचार गोरा के ही हो सकते हैं इस किताब। हाँ, विनय से कह रहा है। तो कह रहा है कि उस प्रक्रिया में मरें तो मरें, डूबे तो डूबे, और अब उधर ही जाना है। अच्छा, भारतवर्ष की सच्ची पूर्ण मूर्ति को नहीं भूल सकता मैं। ठीक है। विनय कहता है कि यह सब कहीं जोश की बात तो नहीं है, तुम सच कह रहे हो ना? गोरा कहता है, गोरा ने बादल की तरह गरज कर कहा, सच कह रहा हूं। विनय फिर कहता है, और जो तुम्हारी तरह नहीं देख सकते वे, क्योंकि विनय यहाँ अपना वो प्रकट कर रहा है कि मैं तो ऐसे नहीं देख पाता भारतवर्ष को। और मेरा आइडियल इंडिया ऐसा भी नहीं है। हाँ, जैसा तुम कह रहे हो। तो और जो तुम्हारी तरह नहीं सोच पाते हैं वो क्या करें? मुट्ठियां बांधते हुए गोरा कहता है, उन्हें दिखाना होगा। अच्छा। यही तो हम लोगों का काम है। सच्चाई का रूप स्पष्ट न देख पाने से लोग न जाने कौन सी परछाई के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देते हैं। भारतवर्ष की सर्वांगीण मूर्ति सबके सामने खड़ी कर दो, तब लोग पागल हो उठेंगे। तब घर घर चंदा मांगते हुए नहीं फेरना पड़ेगा। लोग खुद जान देने के लिए एक दूसरे को ढकेलते हुए आगे आएंगे। विनय कहता है कि या तो मुझे भी अन्य बीसियों लोगों की तरह बहे चले जाने दो, या मुझे भी वही मूर्ति दिखाओ जो तुम देख रहे हो। क्या बात है। अब ये डाउट में है विनय। कह रहे कि या तो मुझसे ये सब बातें या तो मत करो, नॉर्मल लाइफ जीने दो। सिर्फ मुझे बताओ मत, या तो मुझे नजरिया दिखाओ, या तो मुझे दिखाओ जो तुम देख रहे हो, या फिर मुझे ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, मैं इसमें खुश हूँ, कंफ्यूज हूँ, या तो मैं इग्नोरेंस ब्लिस में खुश हूँ, या फिर मुझे एनलाइटनमेंट दो, मुझे सिर्फ सपना मत दिखाओ, सपना मत दिखाओ। अतृप्ति भी है विनय के मन में कि जो तुम देख पा रहे हो वो मैं नहीं देख पा रहा। हाँ, मतलब एक तरह से तुम्हारी बात में मुझे लॉजिकल भी नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा तो कहना क्या चाहता है। हाँ, एग्जैक्टली, वो क्या इमेज तुम बना रहे हो, वो दिखाओ। मतलब हाँ, जैसे जो तुम मुझे सपना बेच रहे हो, जो मुझे कह रहे हो कि ये होना चाहिए, एक्चुअली उसमें मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है अपना, मैं अपने आप को वहाँ देख ही नहीं पा रहा हूँ खुश। तो या तो मुझे रियलाइज कराओ कि हाँ एक्चुअली मैं वहाँ ज्यादा खुश रहूंगा। सवाल करता है तो इसका जवाब देता है गौरव। कहता है साधना करो, साधना करो। मन में दृढ़ विश्वास हो तो कठोर साधना में ही सुख मिलेगा। हमारे शौकिया पैट्रियट लोगों में सच्चा विश्वास नहीं है, इसलिए वे ना अपने न दूसरों के सामने कोई जोरदार दावा कर पाते हैं। स्वयं कुबेर भी यदि उन्हें वर देने आते तो शायद वे थोड़े से पैसे में ही संतुष्ट हो जाते। उनमें विश्वास नहीं है, इसलिए कोई आशा भी नहीं है। विश्वास करो, साधना करो, ये जवाब देता है गौरव उसको। मैं कहने का मतलब है कि चिंतन करो, खुद ही चिंतन करो, अपना ब्रेन यूज करो, सोचो। और वो था जो पार्ट जो हमारे पेट्रियट्स हैं, हाँ, वो भी इतना समझ नहीं रखते, इन्होंने कुछ ऐसा कहा। हाँ, कह रहे हैं कि वो झूठे पेट्रियट्स हैं, उनमें विश्वास की कमी है, इसलिए वो अपना स्टैंड नहीं ले पाते कंट्री के लिए कभी भी। अच्छा, कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है कि वो कौन है। कहने के लिए पेट्रियट्स हैं, वो कहते हैं कि हाँ भारत, भारत, पर जानते ही नहीं है कि भारत क्या है। डाइनिंग टेबल पे पेट्रियट्स, हाँ, डाइनिंग टेबल पे पेट्रियट्स हैं। भारतवर्ष की असली रूपरेखा क्या है, क्या संस्कृति है, क्या कुछ नहीं जानते हो। तो कह रहा है कि उनसे मुक्ति पाओ। सही बात है, ये अच्छा है। कहीं कहीं तो बहुत अच्छा बोलता है ये। आगे एक जगह एक कैरेक्टर है इस किताब में, हरान बाबू करके। तो हरान बाबू ना कुछ खास है नहीं, मतलब उनको सुन के तुम्हें गुस्सा ही आएगा। मतलब किस तरह के हैं? रूढ़िवादी। अच्छा, ऑब्वियसली रूढ़िवादी हैं, घमंडी हैं, अहंकारी हैं, अपने को ही सबसे बड़ा समझते हैं। लड़कियों को आगे आने देने में उन्हें कष्ट होता है थोड़ा। कहते हैं कि लड़कियों का ऐसे बाहर निकलना ठीक नहीं है। ये सब विचारधारा है हरान बाबू की। अब सोचो ऐसा व्यक्ति गोरा के सामने आ जाए तो उसका क्या हश्र करेगा गोरा। अच्छा, और गोरा मतलब औरतों के हक में और ये सब है। और तो गोरा ना औरतों के बारे में कुछ सोचता ही नहीं, गोरा के दिमाग में विमेन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अच्छा, हाँ, सिर्फ इंसान है, सब इंसान है। गोरा ये जानता ही नहीं है कि विमेन एक अलग कुछ है। अच्छा, वो इस अलगाव से परिचित नहीं है। तो वो कभी ऐसे नहीं देख पाता कि अच्छा तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ, इस डिफरेंस को वो कभी जानता ही नहीं है। क्या बात है, ठीक है। वो ये मतलब ऐसे ही है वो। फिर एक जगह आके उसे विनय एहसास दिलाता है कि तुम समझो कि स्त्रियों का भी एक अपना स्थान है, उनका एक अपना कुछ है, उनको अलग देखना सीखो। मतलब पॉजिटिव वे में कह रहा है। हाँ, समझ गया मैं। हाँ, कि अपने साथ ही सब कुछ मत घसीटो, उनको एक सेपरेट, उनका जो इंडिविजुअल है वो। हाँ, अच्छा, मतलब हाँ समझ गया, वो देखो, वो समझो। तो ये समझता भी डायकोटमी की जरूरत है। हाँ है, तुम उसको समझो। हाँ,
ऐसे नहीं कर सकते तुम कि आंख बंद करके चल रहे हो, मान ही नहीं रहे हो कि वो भी एग्जिस्ट करती है। हाँ, तुम सबको इंसान इक्वली, हाँ मतलब वो इंसान तो सब हैं बट इक्वल ऐसे रखना हाँ है। मतलब गोरा ऐसा है ना, जैसे बचपन जब पैदा हुआ तब से लेकर और आज तक उसे किसी ने बताया ही नहीं कि इस दुनिया में स्त्रियां भी कुछ होती हैं। अच्छा, ठीक है, तो ऐसा है कुछ। ये कूदेगी क्या यहाँ से? नहीं कूदेगी, इतनी ट्रेंड तो नहीं है ये। इसको कुछ आता है? कुछ भी नहीं आता है इसे, मक्खी नहीं पकड़नी आती, आज मैं देख रहा था इसे। अच्छा, इसको मक्खी परेशान कर रही होगी। हाँ, इसका बस नाम ही सुरीली है, बाकी तो कुछ भी नहीं आता इसे। सुर तो है इसमें, बोलती अच्छा है ना, मीठा मीठा। देखते ही बोलने, बोलती बहुत ज्यादा है। और एक जगह हरान बाबू और गोरा की बातचीत होती है, मैं वो बातचीत नहीं बताऊंगा, ठीक है, बहुत लंबी बातचीत है। सार, उसका सार बताओ। हाँ, नहीं उसका सार भी नहीं, एक्चुअली उस बातचीत को जिसने बैठकर सुना है उसके मन की बात बताऊंगा। अच्छा, एक कैरेक्टर अब यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसका नाम है सुचरिता। सुचारिता, एक लड़की है सुचरिता। सुचरिता, हाँ, दूसरे परिवार की है, अच्छे चरित्र की, अच्छे चरित्र की, सुचरिता। हाँ, तो सुचरिता बैठ के सुनती है गौर मोहन बाबू की बातें और हरान बाबू की बातें। बैकग्राउंड ये है कि सुचरिता का विवाह तय है हरान के साथ। अच्छा, हरान बाबू के साथ? हरान बाबू के साथ पारिवारिक तौर पे जो नहीं हो जाता है, हाँ कर देंगे शादी, बचपन में ही हो जाता है कि बड़े होने तो शादी कर देंगे तुम्हारी इससे, वैसा कुछ है। बस सुचरिता को मन ही मन हरान बाबू कुछ खास पसंद है नहीं। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखती है कि इस इंसान का थॉट प्रोसेस बहुत घटिया, गंदा, छोटी सोच का आदमी है। और सुचरिता बड़ी अच्छी लड़की है, कैरेक्टर वाइज भी, सोच से भी बहुत प्रखर बुद्धि की लड़की है। तो उसे हरान बाबू कुछ खास पसंद नहीं आते। और जब वो पहली बार गोरा को देखती है उसे लगता है कि ये मतलब आदमी कौन होता है, मैन क्या होता है, मर्द क्या होता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि वो क्या होता है, मतलब मैस्कुलिनिटी क्या होती है। अच्छा, क्योंकि गोरा को देख के कोई भी लड़का भी देख ले तो वो थोड़ा सा अपने आप को इन्फीरियर फील करने लगे कि मैं हूं भी मर्द, ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा मन में। अच्छा, क्योंकि गोरा ऐसा ही है। तो वो बैठ के सुनती है हरान बाबू की बातें और गोरा की बातें, लेकिन जब वो बात खत्म हो जाती है रात को बेड पे सोते समय वो भूल नहीं पाती है गोरा की बातें। तो टैगोर जी ने सुचरिता के मन में वो कन्वर्सेशन दिखाया है यहाँ। अच्छा, वो जो बेड पे सोते सोते सोच रही है, क्या बात है, उस सोच में कन्वर्सेशन को बड़ा इंटरेस्टिंग, हाँ वो है तरीका, उस सोच में इस कन्वर्सेशन को दिखाया है। एक्चुअल में ये कन्वर्सेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा, जब हरान और वो बात कर रहे होते हैं तो ये बातचीत वहां नहीं है। अच्छा, तो ऐसा दिखाया है कि बैठे बैठे बीच में वो क्या बातें हो रही थी वो इसके थ्रू, इसके दिमाग के थ्रू दिखाते हैं। अच्छा, हाँ समझ गया, हाँ कि क्या है। तो बातचीत ये है कि आप जिन्हें अशिक्षित कहते हैं, ये गोरा कह रहा है, आप जिन्हें अशिक्षित कहते हैं मैं उन्हीं के गुटका हूं। ठीक है। आप जिसे कुसंस्कारी कहते हैं वही मेरा संस्कार है। अच्छा, आप जब तक देश को प्रेम नहीं करते और देश के लोगों के साथ मिलकर खड़े नहीं होते तब तक आपके मुंह से देश की बुराई का एक शब्द भी सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। अच्छा, गोरा। अच्छा, समझ गया। जब तक तुम देश के लिए स्टैंड नहीं लोगे तब तक तुम उसे क्रिटिसाइज भी मत नहीं करो। हाँ, समझ गया। हाँ। इस बात के जवाब में पानू ने कहा, पानू हरान बाबू को पानू बाबू भी कहते हैं। अच्छा, पानू ने कहा था ऐसा करने से देश का सुधार कैसे होगा। गोरा के जवाब देते हैं गोरा को कि अगर मैं नहीं क्रिटिसाइज करूंगा तो सुधार कैसे होगा। हाँ। ऐसा करने से, ठीक है। तो गरजकर गोरा ने कहा कि सुधार तो बहुत बाद की बात है, सुधार से कहीं बड़ी बात है प्रेम की, श्रद्धा की। पहले हम एक तो हों, फिर सुधार भीतर से अपने आप ही हो जाएगा। वैलिड। अगर अलग होकर आप लोग तो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, आप लोग जो कहते हैं कि देश में कुसंस्कार है इसलिए आप सुसंस्कारी लोग उसमें उससे अलग रहेंगे। मतलब डिवाइड जो कर रहे हैं ना कि हम सुपीरियर हैं, कि वो इन्फीरियर, हम सुपीरियर, कल्चर बचा रहे हैं ना। किंतु मैं यह कहता हूं कि किसी से श्रेष्ठ होकर किसी से अलग नहीं होऊंगा। यही मेरी आकांक्षा है कि श्रेष्ठ होते हुए भी सबके बीच रहूं। फिर एक हो जाने पर कौन सा संस्कार रहेगा कौन सा नहीं रहेगा या हमारा देश जाने या जो देश के विधाता हैं वे जाने। पानू बाबू ने कहा ऐसे अनेक रीति रिवाज और संस्कार हैं जो देश को एक नहीं होने देते। तब गोरा ने कहा आप अगर यही समझते हैं कि पहले उन सब रीति रिवाजों और संस्कारों को उखाड़ फेंकें और उसके बाद देश एक होगा तो ये तो ऐसी बात हो गई कि समुद्र पार करने से पहले समुद्र को सुखाया जाए। अरे वाह, क्या बात है, बहुत
हाँ। ये क्या लाइन है। अहंकार और अवज्ञा छोड़कर नम्र होकर प्रेम से पहले स्वयं को सच्चे दिल से सबके साथ मिलाइए। उस प्रेम के आगे हजारों त्रुटियां और कमजोरियां सहज ही नष्ट हो जाएंगी और देश अपने आप सुधर जाएगा, गोरा कहता है। क्या बात है। ठीक है, पहले अपने बनिए फिर सुधारक बनिएगा। पहले प्यार करो फिर। हाँ, पहले अपने बनिए फिर सुधारक बनिएगा, नहीं तो आपकी शुभ बातों से भी हमारा अनिष्ट ही होगा। क्या बात है, ये गोरा कहता है। बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स हैं इसके। पर नहीं, वो बहुत बढ़िया है उसका कि आप अपनी सुपीरियरिटी में जीते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ, हमारा तो ये कल्चर और फलाना है। पर वहीं जब बात आती है एक और फिर बोलते कि लोग एक नहीं है, पर हाँ, आप ही तो प्रॉब्लम है। हाँ, वो कह रहे हैं कि समाज की कमियां जब दूर हो जाएंगी ना तब मैं समाज में उतरूंगा। तो ये तो कब ऐसा तो कभी नहीं होगा। हाँ, मतलब ये समाज पहले एक हो जाए फिर मैं आऊंगा इसमें, सबको मानूंगा। एक कन्वर्सेशन है, एक कन्वर्सेशन आता है जहां विनय बात कर रहा है सुचरिता से। विनय सुचरिता से बात कर रहा है, तो ऐसी नॉर्मल बातचीत हो रही है। तो उसमें सुचरिता कहती है कि अच्छा, तो आप ब्राह्मण जाति को नर देवता मानने को कहते हैं। ब्राह्मण जाति की बात हो रही है। तो सुचरिता पूछती है कि आप कहते हैं कि ब्राह्मण जाति को नर देवता माना जाए, मतलब इंसान के रूप में भगवान। अच्छा, विनय का सुचरिता कहती है विनय से, ये विनय का मानना है कि ब्राह्मण जो हैं वो सबसे सुपीरियर, उनको नर देवता माना जाए। ठीक है, सबसे सुपीरियर। हाँ, कि इंसानी रूप में भगवान, ह्यूमन गॉड। ठीक है, क्या आप मानते हैं कि ब्राह्मण के पैरों की धूल से मनुष्य समूचा पवित्र हो जाता है? तो विनय कहता है कि पृथ्वी पर बहुत से सम्मान तो हमारे अपने बनाए हुए हैं। अच्छा, जब तक राजा को जरूरत हो रहती है, चाहे जिस कारण से भी हो, तब तक मनुष्य उसे असाधारण ही कहकर चर्चा करते हैं। लेकिन वास्तव में तो राजा असाधारण नहीं होता। फिर भी अपनी साधारणता की सीमा लांघकर उसे असाधारण होना पड़ता है, नहीं तो वह राज भी नहीं कर सकेगा। राजा से सुचारू ढंग से व्यवस्था पाने के लिए हम उसे असाधारण बना देते हैं। हमारे उस सम्मान की जिम्मेदारी राजा को संभालनी पड़ती है। जो हम राजा को सम्मान देते हैं उसकी जिम्मेदारी, उसकी तो सही शासन जो है ना, वो हमारे सम्मान की जिम्मेदारी है। हाँ, कि हम तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, हमें तुम्हें वहां भेजा है तो हमें अच्छा सर्विस दो। हाँ, है ना। तो उसे असाधारण बनना पड़ता है। मनुष्य के सभी संबंधों में ऐसी ही कृत्रिमता है, यहाँ तक कि माता पिता को जो आदर्श हम सबने मिलकर बनाया है, उसी के कारण माता पिता को समाज में विशेष रूप से आदरणीय माना जाता है। क्या बात है, बहुत सही बात है। केवल स्वाभाविक स्नेह के कारण नहीं, जो उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है, उसके लिए उन्हें सम्मान दिया जाता है। इसलिए नहीं कि वो सिर्फ प्यार करते हैं और माँ बाप हैं, हाँ, इसलिए नहीं। आदरणीय, ये बहुत बढ़िया बात कर। तो आदरणीय कर्तव्य है, मनुष्य नहीं। क्या बात है। संयुक्त परिवार में बड़ा भाई छोटे भाई के लिए बहुत कुछ सहता है और त्याग करता है। क्यों करता है? बड़े भाई को हमारे समाज में बड़े भाई का विशेष पद इसीलिए दिया गया है, दूसरे समाजों में वैसा नहीं है। अगर ब्राह्मण को सचमुच ब्राह्मण बनाया जा सके, अब विनय कहता है कि मैं ब्राह्मण से क्या सोचता हूँ वो ये बता रहा है। अच्छा, कि वो जब कहता है कि ब्राह्मण को नर देवता माना जाए तो वो किस ब्राह्मण की बात कर रहा है? अच्छा, एक्सप्लेन कर रहा है। कह रहा है कि अगर ब्राह्मण को सचमुच ब्राह्मण बनाया जा सके तो वह क्या समाज के लिए मामूली उपलब्धि होगी? हम लोग नर देवता चाहते हैं। यदि सच्चे मन से और विवेक पूर्वक हम नर देवता को चाहें तो अवश्य पाएंगे, और अगर मूर्खों की तरह चाहें तो जो सब अपदेवता तरह तरह के ढोंग करते रहते हैं और हमारे माथे पर अपने चरणों की धूल डालना किसी की जिनकी जीविका का साधन है, उनका गुट और धरती का बोझ बढ़ेगा ही। क्या बात। कहता है कि ब्राह्मण सच्चे मायने में अगर ब्राह्मण हो तो ये देश के लिए कम उपलब्धि नहीं है, पर जब तक हम उनके ढोंग को ही ब्राह्मणत्व तो समझते रहेंगे, जो वो अपनी जीविका बताते हैं कि उनका ये ढोंग करना ही उनकी जीविका है, तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक वो ब्राह्मण नहीं है। विनय ने ये तो अभी तक क्लैरिफाई नहीं करा कि क्या अच्छा अभी करेगा। अच्छा, ठीक है। सुचरिता कहती है कि आपके ये नर देवता कहीं हैं भी? कहती है कि एक भी है क्या कहीं? जिस नर देवता का तुम कॉन्सेप्ट बता रहे हो वो रियल में एग्जिस्ट भी करता है या इमेजिनरी? हाँ, इमेजिनरी है। तो विनय कहता है, अब ये बहुत गहरी बातचीत है। विनय जो समझा रहा है, कह रहा है कि बीज में पौधा जैसे छुपा होता है, वैसे ही ये भारतवर्ष के आंतरिक अभिप्राय और प्रयोजन में है। अन्य देश
वेलिंगटन जैसा सेनापति, न्यूटन जैसा वैज्ञानिक, रॉथस्चाइल्ड जैसा लखपति चाहते हैं, हमारा देश ब्राह्मण चाहता है। वह ब्राह्मण जिसे डर नहीं है, जो लालच नहीं करता, घृणा नहीं करता, जो दुख पर विजय पा चुका है, जो अभाव की परवाह नहीं करता, जो पर में ब्राह्मणी योजित चित्त है, जो अटल है, शांत है, मूर्त है, उस ब्राह्मण को भारतवर्ष चाहता है। तो मतलब कोई भी नहीं है यहाँ पे। सचमुच उसे पा लेने से भारतवर्ष स्वाधीन हो सकेगा। हमारे समाज के प्रत्येक अंश में, प्रत्येक कर्म में नवरत मुक्ति का स्वर गुंजाने के लिए ब्राह्मण चाहिए, खाने और घंटी बजाने के लिए नहीं। क्या बात है, बहुत है। हाँ। तो मतलब नहीं है हमारे पास, नहीं है। समाज की सार्थकता को हर समय समाज की आंखों के सामने प्रत्यक्ष किए रहने के लिए ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण के इस आदर्श को हम जितना बड़ा अनुभव करेंगे, ब्राह्मण के सम्मान को भी उतना ही बड़ा किए रखना होगा। वह सम्मान राजा के सम्मान से कहीं अधिक बड़ा है। वह सम्मान देवता का ही सम्मान है, इसलिए वो कह रहा था कि नर देवता कहा जाए। वो सम्मान देवता का ही सम्मान है। जब ब्राह्मण देश के इस सम्मान का यथार्थ अधिकारी होगा, तब इस देश को कोई अपमानित नहीं कर सकेगा। हम लोग क्या स्वयं राजा के सामने सिर झुकाते हैं? अत्याचारी का बंधन गले में पहनते हैं? सवाल कर रहे हैं, क्या हम लोग स्वयं ही झुकाते हैं क्या सर राजा के सामने? या अत्याचारी को सहते हैं? अत्याचार को सहते हैं अपने मर्जी से। समझिए। ठीक है, अपने डर के सामने ही हमारा सिर झुकता है। कहता है कि जो भी सिर झुकाते हैं और अत्याचार सहते हैं, ये अपने डर के कारण है। हम डरे हुए लोग हैं, तो हम पे कोई भी आके शासन करके चला जाता है। अच्छा, कि हमारा डर है इसके पीछे। अपने लालच के जाल में ही हम बंधे हैं, अपनी मूढ़ता के ही हम दासानुदास हैं। ब्राह्मण तपस्या करे, उस डर से, लालच से, मूढ़ता से, लोभ से हमें मुक्त करे। हम उनसे युद्ध नहीं चाहते, व्यापार नहीं चाहते और कुछ नहीं चाहते। हमारे समाज में केवल मुक्ति साधना को जीवित किए रहें, तो वो ब्राह्मण पूजनीय हैं, नर देवता हैं। तो मतलब कोई भी नहीं। तो विनय के इस डेफिनेशन के हिसाब से एक भी ब्राह्मण नहीं ना कभी हो। हाँ, कोई ब्राह्मण नहीं, क्योंकि इतना आइडियलिस्टिक इंसान हो पाना, तो शायद। और फिर कमाई नहीं है ना इसमें। हाँ, इसमें कमाई नहीं है। हाँ, इसमें पैसे नहीं मिलेंगे। कमाई और तरीके से आती है ना, घंटी बजा के। और हाँ, अब थोड़ा सा गोरा के जीवन में पहली बार भावनाओं का उदय हुआ है। ठीक है, पहली बार उस पत्थर जैसे हृदय में थोड़ा सा इमोशंस आए हैं। ठीक है, उसे पहली बार कुछ सॉफ्टनेस, कुछ कोमलता का अनुभव हुआ है। वो क्या है? दरअसल बात यह है कि पहली बार गोरा जब सुचरिता से मिलता है अच्छे से, तो दोनों में एक बॉन्ड, वर्बल तो नहीं कह सकते उसे, बातचीत के थ्रू नहीं, पर एक वैसे ही मन में ही एक दोनों में लालसा जगती है एक दूसरे के प्रति। अच्छा, हाँ, वो भी सुचरिता दिखती है कि बहुत मैस्कुलिन है, अच्छा लगता है उसे। वो भी इतनी कोमलता कभी देखा नहीं होता है। तो वो उसके हाथ देखता है, पाँव देखता है, छोटे छोटे हाथ, कोमल हाथ, तो उसके भीतर एक सॉफ्टनेस का भाव जगता है कि सब कुछ हार्ड ही नहीं है दुनिया में। कुछ चीजें हैं ऐसी जो प्रेम के लिए हैं, है ना। तो ये करके जब वो वहां से उठता है, तो अक्सर वो बहुत तेज अपने घर की तरफ निकल जाता है, पर इस बार वो धीरे धीरे चल रहा होता है। इस पूरे सीनरी को अरविंद टैगोर ने एक्सप्लेन किया, वो मैं पढ़ता हूँ, 4-5 लाइन का है। गोरा के मन को आकृष्ट करने का प्रकृति को कभी अवसर नहीं मिला था। अच्छा, उसके अपने काम काज के वेग से ही उसका मन बराबर तरंगित रहता था। इतना बिजी रहता था कि कभी इन चीजों के बारे में सोचता भी नहीं था। ठीक है, खुद के कहा। अच्छा, इतना बिजी रहता था भारतवर्ष का सपना लेकर और बड़े बड़े फैसले, बड़े डिसीजंस। हाँ, उसको वर्ल्ड लीडर बनना था, है ना। तो जो जल, थल और आकाश मुक्त रूप से उसके काम काज का क्षेत्र बने हुए थे, उन्हें जैसे उसने कभी लक्ष्य ही नहीं किया था। किंतु आज नदी के ऊपर का वही आकाश नक्षत्रों से सज्जित अपने अंधकार के द्वारा बार बार गोरा के हृदय को मौन भाव से छूने लगा। पहली बार गोरा को थोड़ा सा पोएटिक, कितना पोएटिक है ये अरविंद टैगोर ने, मतलब इस पूरी किताब को, इस वर्ल्ड में से पहली बार कुछ ब्यूटी दिखी है ना, पहली बार। हाँ, कह रहे हैं कि आकाश, नदी के ऊपर का खुला आकाश और उसमें चमकते नक्षत्र। पहली बार गोरा, हाँ, उससे पहले से रूड कह सकते हैं, हार्ड, मतलब टफनेस दिख रही थी बिल्कुल हर जगह। ऐसी यही है दुनिया, बुरी है, ऐसे लोग हैं, सब कुछ है। पहली बार उसने
उसकी वजह से, सुचरिता की वजह से नेचर को भी अप्रिशिएट करना। नेचर को भी, हाँ, क्या बात है, क्या बादल हैं, क्या फूल हैं, क्या नदी है, हाँ, क्या शांत भाव से आकाश उसकी तरफ देख रहा है। हाँ। तो लिखते हैं कि आकाश उसके मन को छूने लगा। मानव कौल की एक किताब थी प्रेम कबूतर, तो उसमें कहानी है जिसका नाम है प्रेम कबूतर। तो उसमें वो कहता है कि आदमी प्यार में कबूतर बन जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि गौरा भी कबूतर बन गया। तो आकाश उसके मन को छूने लगता है। नदी शांत थी। कलकत्ता के घाटों पर कुछ नौकाओं में रोशनी हो रही थी और कुछ पर प्रकाशहीन सन्नाटा था। क्या बात है। दूसरी तरफ के पेड़ों के झुरमुटों पर घनी कालीमा छाई थी। कितनी छोटी छोटी चीजें नोटिस कर रहे हैं। हाँ, रोशनी कहाँ पड़ रही है, कहाँ अंधकार है, छोटे छोटे पेड़ हैं, है ना? उसके ऊपर अंधकार के अंतर्यामी सा बृहस्पति अपनी तिमिर भेदी अपलक दृष्टि लिए चमक रहा था। क्या बात है। जुपिटर दिख रहा था उसे चमकता हुआ। तो ये सब पहली बार अनुभव कर रहा था। तो ये सॉफ्टनेस उसके मन में पहली बार जागती है, कोमलता का भाव, सुचरिता को देख के, सुचरिता को देख के। और जब अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसे देखकर ही समझ जाती है कि गोरा तो नहीं है, कम से कम ये गोरा तो नहीं है, ये कुछ और है। वो कह भी देती है, पूछ भी लेती है कि क्या कुछ हुआ है बेटा, ये बात हुई है। क्योंकि उस हार्डनेस वाले चेहरे पे पहली बार थोड़ा सा सॉफ्ट, हाँ, थोड़ा सा सॉफ्ट एक्सप्रेशन दिखता है। वैसे इसकी माँ जो है ना, आनंदमयी, बहुत बढ़िया औरत कैरेक्टर है। हाँ। बहुत बढ़िया कैरेक्टर है। मतलब उनको देख के ना मातृत्व भाव जागृत हो जाता है मन में। मदर इंडिया। हाँ, इतनी समझदार सुलझी हुई औरत, हाँ। सबको एक्सेप्ट करके चलती है, जिसकी लाइफ में खुद बहुत मुश्किलें हैं, पर उनको वो ऐसे नजरअंदाज कर देती है जैसे है ही नहीं। एक पराये लड़के को भी अपना बेटा मानती है, विनय को। विनय को गोरा से ज्यादा मानती हैं। अच्छा। हाँ, विनय को हाथ से खिलाती हैं, साथ बैठाती हैं। और विनय भी ऐसे पैर पे सर रख के सो जाता है। कहीं से फूल मिलता है तो लाके उनके पैरों पर रख देता है कि माँ ये फूल लेकर आया हूँ। क्या बात है ना? दोनों में असल मतलब ये कोई कह नहीं पाएगा कि विनय उनका बेटा नहीं है, वो बेटा ही है उनका। तो आनंदमयी का कैरेक्टर बहुत बढ़िया कैरेक्टर, मजा आ जाता है पढ़ के। वैसे सारे कैरेक्टर कमाल लग रहे हैं मुझे। हाँ, एक इतना इंटेलिजेंट कैरेक्टर है ना आनंदमयी का, कि विनय का बड़ा भाई होता है जो, सॉरी, गोरा का जो बड़ा भाई है महिम, महिम उसकी पाइन नहीं, वो महीन है, महिम, म, अच्छा, महिम उसकी एक बेटी है। हाँ। उसकी शादी करना चाहता है वो। अच्छा। और वो सोचता है कि गोरा का जो दोस्त है विनय, इससे अच्छा तो लड़का मिलेगा ही नहीं, क्यों ना इसी के साथ शादी कर दूं। तो बोलता है विनय से कि शादी कर लो मेरी बेटी से। तो विनय, उस बीच क्या हुआ होता है कि गोरा और विनय में एक झगड़ा, हमेशा इनके बीच झगड़ा होते रहता है। अच्छा। जो लोग बैठ के डिबेट करेंगे उनमें झगड़ा होगा ही, मतभेद होगा ही, है ना? ऑब्वियसली। तो हमेशा एक झगड़ा हुआ रहता है जो कि अगले दिन अपने आप ही सॉल्व भी हो जाता है। रात को झगड़ के जाते हैं, सुबह वापस आते हैं, साथ बैठ के खाते हैं, बातचीत करते हैं, नॉर्मल सब कुछ। हाँ, ठीक है। तो ये चलता रहता है। तो लेकिन इस बार वाला झगड़ा थोड़ा गहरा झगड़ा है। अच्छा। इस बार वो झगड़ा है कि विनय को, गोरा को लग रहा है कि विनय अब बदल रहा है। अच्छा। गोरा को लग रहा है कि विनय की विचारधारा बदल रही है, इससे ऑपोजिट जा रहा है, उसके जीवन की दिशा बदल रही है, और गोरा से अपोजिट जा रहा है। तो अब गोरा को ना लगता है कि यार, और गोरा इतना मतलब अडिग है अपने आचरण को लेकर, अपनी मान्यताओं को लेकर, कि वो दोस्ती तोड़ देगा पर अपनी मान्यता को ठेस नहीं पहुंचने देगा। अच्छा, एक और बात कि गोरा को पता कब चलता है कि वो अपनी माँ का बेटा नहीं है? सबसे आखिर में। सबसे अच्छा, तो अभी वो वही सब है। बिल्कुल, ये आर्यन टैगोर की खासियत है कि वो पहले पन्ने पे तुम्हें बता देते हैं कि गोरा उनका बेटा नहीं है, और फिर तुम्हें 500 पन्ने तक ये बता के रखते हैं कि वो उनका बेटा है। फिर आखिरी पन्ने पे जाके कहते हैं कि ये संवाद जो मैंने पढ़ा था वो लास्ट पेज का संवाद है। अच्छा, तो अब मतलब हम एंड में हमें छोड़ दिया है, हाँ, ये सोचने के लिए अब गोरा का क्या होगा। हाँ, ये नहीं बताया उसका क्या होगा। बस गोरा को पता चला कि वो हिंदू नहीं है, अब वो बदलेगा, पर क्या हुआ उसके साथ ऐसा कुछ नहीं। अभी जो गोरा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये वही गोरा है जो अपने आप को हिंदू मानता है, जो अपने आप को आनंदमयी, हाँ, जो अपने आप को आनंदमयी का बेटा मानता है, कृष्णदयाल का बेटा मानता है, ये वही गोरा है। तो झगड़ा हो गया है, झगड़ा हो गया है। तो कहाँ थे हम अभी? विनय का झगड़ा हो गया है, वो महिम अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। तो मैं ये कह रहा था ना कि जब विनय तैयार हो जाता है, पता है किस लिए तैयार होता है? कि अगर मैं महिम की बेटी से शादी कर लूंगा तो गोरा से एक परमानेंट रिलेशन डेवलप हो जाएगा। क्या बात है। वो दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता गोरा से, बचपन का दोस्त है, तो विचारधारा अपोजिट होने के बावजूद भी चाहता है कि ये दोस्ती बनी रहे, तो इसके लिए वो चाहता है कि शादी कर लो। पर आनंदमयी इतनी समझदार है कि वो उसे बिठा के कहती हैं कि बेटा,
अभी जोश में लिया हुआ फैसला तुम्हें बाद में बहुत पछतावा होगा इस फैसले पर। अभी जो तुम रिश्ता बनाए रखने के लिए एक रिश्ता कायम करना चाहते हो, वो रिश्ता तुम्हारे लिए जंजाल बन जाएगा जी का। सोच समझ कर फैसला लो। तो मतलब आनंदमयी, एक अपने घर की लड़की, लालच होता है ना एक मन में कि मेरे घर की लड़की है, उसकी शादी विनय जैसे अच्छे लड़के से हो रही है तो होने दें। पर आनंदमयी विनय का भला सोचती हैं। अच्छा, अपने घर की लड़की की भला नहीं सोचती हैं। वो सोचती हैं कि विनय की जिंदगी खराब हो जाएगी अगर इस मजबूरी में वो फैसला करेगा कि उसे शादी करनी चाहिए। फिर बाद में पछताएगा क्योंकि अभी इमोशनल है वो। तो अभी कर लेगा, दोस्ती देख रहा है अपनी, तो वो सब दूर दिखाती हैं कि देखो दूर देखो, सही नहीं है। तो आनंदमयी बहुत सुलझी हुई, बहुत दूरदृष्टि की महिला है। क्या बात है। हाँ, तो ये है। अब गोरा, मैंने शुरू में कहा था कि गोरा अपने कर्तव्य के लिए कुछ भी कर सकता है। इतना पागल आदमी है कि नॉर्मल लोगों का एक्सपीरियंस जानने के लिए कि समाज में इतनी असमानता है, लोगों में इतने कष्ट हैं, इसको वो खुद फील करने के लिए जानबूझकर एक गलती करता है और जेल चला जाता है। कि जेल में लोगों के साथ क्या बर्ताव होता है ये मैं किसी के मुंह से सुन के नहीं जानना चाहूंगा, अनुभव करके जानना चाहूंगा कि लोगों में जो कष्ट है वो कितना है। वो मुझे भी तो हो, मैं क्यों उससे छूता रहूं समाज में रहते हुए भी। आम लोगों को जो कष्ट भोगना पड़ता है वो मैं भी भोग के देखूंगा कि वो कष्ट क्या है और उससे निवृत्ति का रास्ता क्या है। दूर से बैठ के कहानियां सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, करके देखना चाहता है। अच्छा, खुद एक्सपीरियंस करना चाहता है। और हर बात के लिए करता है ज्यादातर बातों में खुद हर चीज। वो ऐसा नहीं कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के सुन रहा है कि अच्छा उनको बहुत कष्ट होता है, कहता है वो कष्ट मुझे भी होना चाहिए क्योंकि मैं भी इसी समाज का हूँ। असमानता है तो मेरे लिए भी हो। फिर इतना दृढ़ है वो अपने उसको लेकर के, तो जेल चला जाता है। और जेल से आंखों देखी में है ना, संजय मिश्रा का कैरेक्टर होता है। अरे हाँ, क्या फिल्म है। आंखों देखी। तो वैसा ही कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है कि गोरा से थोड़ा सा उन्होंने लिया हो सकता है ना। हाँ, हो सकता है। तो अभी ना वो जेल जा रहा है, तो उसको पता है कि जेल जा चुका है तो उसकी माँ को बहुत दुख होगा, उसकी माँ रोएंगी। तो जेल से एक लेटर लिखता है। अच्छा। हाँ। अपनी माँ के लिए। उस लेटर में वो बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या किया। वो मैं लेटर पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि आज इस लेटर के साथ ही खत्म करते हैं। बिल्कुल। फिर कभी गोरा, क्योंकि गोरा बहुत इस पे एक बार में बात नहीं किया। अच्छा, तो अभी आधा ही हुआ है? नहीं, ज्यादातर हो गया। मैंने ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स कवर किए हैं, पर कुछ चीजें थी मैं जो बताना चाह रहा था, पर वो छोड़ो। तो मैं वो पढ़ता हूँ, लेटर पढ़ता हूँ। लेटर लिखता है कि कारावास से तुम्हारे गोरा की रत्ती भर भी हानि नहीं होगी। क्या बात है। किंतु तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं करना होगा। तुम्हारा दुख ही मेरी असली सजा होगी और कोई दंड देना मजिस्ट्रेट के वश का नहीं है। माँ, तुम केवल अपने बेटे की बात मत सोचना, और भी अनेक माओं के बेटे जेलों में बेकसूर पड़े रहते हैं। एक बार उनके बराबर कष्ट के युद्ध में खड़े होने की इच्छा थी मेरी। क्या बात है। इस बार यह इच्छा पूरी हो जाए तो मेरे लिए दुख मत करना। माँ, न मालूम तुम्हें याद है या नहीं, जिस साल दुर्भिक्ष पड़ा था, मैं एक बार सड़क के साथ वाले कमरे में मेज पर अपना बटुआ छोड़कर 5 मिनट के लिए दूसरे कमरे में चला गया था। लौटकर देखा तो बटुआ चोरी हो गया था। बटुए में मेरी स्कॉलरशिप के जमा किए हुए 85 रुपए थे। मन ही मन मैंने संकल्प कर रखा था कि कुछ रुपए इकट्ठे हो जाने पर तुम्हारे पैर धोने के जल के लिए एक चांदी का लोटा बनवाऊंगा। क्या बात है। रुपए चोरी चले जाने पर जब मैं चोर के प्रति व्यर्थ में क्रोध से भर रहा था और जल रहा था, तब अचानक भगवान ने मुझे सुबुद्धि दी। मैंने मन ही मन कहा, मेरे रुपए जिस किसी ने भी चुराए हैं, इस अकाल के समय मैं उसी को रुपए दान करता हूँ। क्या बात है। मेरे जरूरत होगी तभी मेरे ऐसा कहते ही मेरे मन का सारा क्रोध शांत हो गया था। वैसे ही आज मैं अपने मन को बता रहा हूँ कि मैं जानबूझकर ही जेल में जा रहा हूँ। मेरे मन में कोई व्यथा नहीं है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं है। मैं जेल में मेहमानी करने ही जा रहा हूँ। क्या बात है। वहां आहार विहार की असुविधा तो होगी, किंतु इस बार घूमते हुए मैंने कई घरों का आतिथ्य पाया है। उन सब जगहों पर अपने अभ्यास या आवश्यकता के अनुसार सुविधा नहीं पाई। जो जानबूझकर ग्रहण किया गया हो वह कष्ट तो कोई कष्ट नहीं होता ना माँ। क्या बात न आज जेल का आश्रय मैं अपनी इच्छा से ही ले रहा हूँ।
जितने दिन मैं जेल में रहूंगा एक दिन भी कोई मुझे जबरदस्ती वहां नहीं रख रहा है, तुम यह निश्चिंत जानना। इस पृथ्वी पर हम लोग जब घर बैठे अनायास आहार विहार कर रहे थे, नित्य नित्य के अभ्यास के कारण ही यह सोच भी नहीं पा रहे थे कि खुले आकाश और प्रकाश में घूमने फिरने का अधिकार अपने आप में कितना बड़ा अधिकार है। आज जेल में जाकर उसे ये पता चल रहा है कि बाहर घूमना फिरना कितना आज़ादी थी, कितनी बड़ी चीज है। हाँ, फ्रीडम की आज, हाँ वही जेल में बंद होके रियलाइज फ्रीडम क्या थी, जिसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हाँ, कितनी बड़ी चीज है। उसी समय कितने ही लोग पृथ्वी पर अपने दोष से या बिना दोष के ही ईश्वर के दिए हुए अधिकारों से वंचित होकर बंधन और अपमान भोग रहे हैं। हमने आज तक उनकी बात नहीं सोची थी, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखा था। अब मैं उन्हीं के दाग से उनके जैसा दागी होकर ही बाहर आना चाहता हूँ। क्या बात है। पृथ्वी के अधिकतर सफेद पोष भले मानस जो भद्र लोग बने बैठे हैं, उन्हीं के गुट में घुसकर अपना सम्मान बनाए रखना मैं नहीं चाहता। माँ, दुनिया का परिवार पाकर अब मैंने बहुत कुछ सीखा है। ईश्वर जानते हैं, जिन लोगों ने दुनिया में न्याय करने का जिम्मा लिया है, अधिकतर वही दया के पात्र हैं। क्या बात है। जो दंड पाते हैं बल्कि देते हैं, जेल के कैदी उन्हीं के पाप की सजा भोगते हैं। क्या बात है। ये लाइन सुनी तुमने? जो दंड देते जो दंड पाते हैं, जो दंड पाते नहीं बल्कि देते हैं, जेल में कैदी उन्हीं के पाप की सजा भोगते हैं। जो लोग ये दंड देते हैं ना बैठकर कुर्सियों पर ऑफिस में, उनके पाप की सजा कैदी भोगते हैं। क्या बात है। क्या ये बहुत खूबसूरत बात है। अपराध तो बहुत से लोग मिलकर करते हैं और प्रायश्चित करते हैं बेचारे ये कैदी। ये कह रहा है कि जो कुछ भी होता है वो कलेक्टिव होता है समाज में, पर सजा इंडिविजुअल को मिलती है। किसी को चोरी करने पे कोई चोरी करता भी क्यों है? क्योंकि उसके पास मीन्स नहीं थे। वो हालात क्रिएट तो समाज ही करता है, कुछ लोग करता है एक्चुअली समाज के। बिल्कुल। और उन्हें कभी सजा नहीं मिलती ऐसे हालात बनाने के लिए। लोग एक चोर को मिल जाती है। हाँ, बस उस चोर को मिलती है। तो ये वही और है कह रहा है। जेल के बाहर जो लोग मौज कर रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं, उनके पाप का नाश कब, कहाँ और कैसे होगा यह तो नहीं जानता, पर मैं उस मौज और सम्मान को धिक्कार कर मनुष्य के कलंक का दाग अपनी छाती पर लगवा कर निकलूंगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। फिर कहता है कि माँ तुम मुझे आशीर्वाद दो, आंसू मत बहाओ, तुम्हारा आशीर्वाद ही मेरी शक्ति बनेगा। क्या बात है। और आखिरी में कहता है कि फिक्र है तुम्हें किस बात का दुख नहीं, बस हो गया, इतना ही है। तो ये लेटर लिखता है गोरा, और कुछ खास नहीं है, यही है। एक कैरेक्टर मैंने जिक्र नहीं किया, करना चाहूंगा। परेश बाबू का एक कैरेक्टर है इसमें। बहुत आइडियल इंसान है परेश बाबू, बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत गहरे इंसान हैं, उनकी समझ बहुत गहरी है हर चीज को लेकर। इवन जब उनकी बेटी सुचरिता, एक्चुअली जैसे गोरा आनंदमयी का अपना बेटा नहीं है ना, वैसे सुचरिता भी परेश बाबू की अपनी बेटी नहीं है। अच्छा। सुचरिता की माँ बाप ने सुचरिता को दे दिया था परेश बाबू को संभालने के लिए। वो जब वो शायद कुछ हो गया था, उन लोगों को बीमारी या मर गए थे वो, ऐसा, तो उसके पहले सौंप दिया था कि आप ही अब संभालिए, है ना। तो सुचरिता और उसका छोटा भाई सतीश, ये अब परेश बाबू के साथ रहते हैं। अच्छा। पर परेश बाबू सबसे ज्यादा सुचरिता को ही मानते हैं। अच्छा। जबकि वो उनकी अपनी बेटी नहीं है, क्योंकि बहुत तेज है वो लड़की, बहुत प्रखर बुद्धि की है। तो होता क्या है लास्ट में कि परेश बाबू की बेटी सुचरिता और विनय, अब परेश बाबू ब्रह्म समाज के हैं, विनय हिंदू ब्राह्मण है। दोनों को एक सॉरी ललिता, सुचरिता नहीं, सुचरिता तो उनकी बेटी है ही, मतलब सुचरिता उनकी बेटी नहीं है, वो किसी और कहीं और से आई है, पर उनकी अपनी बेटी ललिता है। ये कहानी ललिता को लेकर के है कि ललिता जो ब्रह्म समाज की है और विनय जो ब्राह्मण है, हिंदू ब्राह्मण है, उन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। अच्छा। तो यहाँ अंतर जातीय विवाह का जिक्र आता है कि दोनों शादी करना चाहते हैं। तो परेश बाबू के पास जाते हैं, मैं ये पूरा वृतांत नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ अपनी मेमोरी से बता रहा हूँ। तो जाते हैं और कहते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं बाबा। तो परेश बाबू एक बात कहते हैं जो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि बेटा, समाज के खिलाफ जाना चाहते हो ना अगर, तो समाज से बड़ा बनना होगा। अगर समाज के रूल्स रेगुलेशंस को तोड़कर कुछ अपनी मर्जी का करना चाहते हो, तो ये समाज तुम्हें तभी जीवित रहने देगा जब तुम समाज से बड़े हो जाओ। छोटे लोग समाज के नियमों को तोड़कर जीवित नहीं रह सकते हैं, समाज उनको जीने नहीं देगा। तो कैरेक्टर से, काम से, बुद्धि से पहले समाज से बड़े बनो, अपने अस्तित्व को इतना बड़ा कर लो कि तुम पे कोई आसानी से उंगली ना उठा सके, तुम
सबके पास एक्सेस ही ना हो तुमसे मिलने का, तुमसे बात करने का, इतना बड़ा बनो फिर समाज के नियमों को तोड़ना। और कहते हैं कि मैं तुम्हें शादी करने से रोक नहीं रहा हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी के प्रेम में हूँ, कि जाति वाति कुछ नहीं होती है, दो आत्माओं का मिलन होता है शादी, और आत्मा किसी जाति की नहीं होती। तो कहते हैं कि मेरी तरफ से हाँ है, पर पहले अपने कैरेक्टर को बिल्ड करो। क्या हुआ है? तो ये परेश बाबू हैं। मतलब मैं इतना अग्री नहीं करूँगा परेश बाबू की बातों से, पर चलो ठीक है। जैसे क्या डिसएग्रीमेंट है? मेरा डिसएग्रीमेंट यही होगा कि समाज के खिलाफ जाना है, ठीक है, ये बात मैं समझ सकता हूँ कि आपको समाज से ऊपर आना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अजीब है कि परेश बाबू ऊपर आने से उनका ये सेंस है कि अपने आप को इतना वो बनाओ, एलिजिबल बनाओ। हाँ, मतलब अपने आप को लायक किसी बनाओ, पहले भावनाओं में बहकर। पर देखा जाए तो शादी तो बहुत सिंपल चीज है ना, इतना कॉम्प्लिकेशन करना ही क्यों है उसे? पर तुम टाइमलाइन देखो ना इस किताब की। चलो हाँ ठीक है, फिर इस किताब की टाइमलाइन जो है उसके हिसाब से उस समय अंदर जाते विवाह यानी पता नहीं क्या। चलिए, तो ये थी गोरा। ऑलमोस्ट 1 घंटा आज भारी भरकम बातचीत हुई है। ये ऑलमोस्ट वैसे वो हो गया, आज मंथ एंड है और हमने पिछले महीने के एंड में अंधायुग करी थी, इस मंथ एंड में गोरा कर ली। तो ये जो हमें एक डीप एनालिसिस करना था किसी किताब का, तो आज हो गया। अच्छा, पिछले मंथ ही करी थी अंधायुग शायद। चलो फिर तो हम नहीं पिछले से पिछले महीने करी थी, पिछला महीना थोड़ा बिजी थे। चलो देर है दोस्त। हाँ ठीक है, ये आज का एपिसोड मंडे का। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी किताब, फिल्म या फिर किसी और चीज़ के साथ, शायरी के साथ या और कुछ भी। हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद।